कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का जातिगत आंदोलन। यानी कल जो लास्ट की जो प्रीवियस वीडियोस थे आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर हम लोगों ने देखा था भारत में धार्मिक आंदोलन। पहले हिंदू धर्म के अंदर जो सुधार हुए थे, चाहे ब्रह्म समाज की स्थापना हो, विधवाओं के पुनर्विवाह हो, बालिका शिक्षा हो, आर्य समाज के कार्य हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, रामकृष्ण परमहंस मंडल के जो काम हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमने उसको कवर की थी। उसके बाद हमने मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन देखे थे, चाहे उसमें अलीगढ़ आंदोलन हो, वहाबी आंदोलन हो, देवबंद आंदोलन हो, ये सब चीज़ें हमने करी थी। और यहाँ से प्रश्न आता है बच्चों, स्पेशली अगर आप जब यूकेपीएससी के एग्जाम देंगे, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ यारो, क्योंकि इतिहास का सेक्शन ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, 12 से 13-14 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं हिस्ट्री से, यानी क्योंकि वहाँ जीएस की मेजॉरिटी रहती है। तो 15 क्वेश्चन अगर इतिहास से आते तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से। तो हम इस चीज़ को बहुत ईजिली स्किप नहीं कर सकते हैं। यानी हमें ये चीज़ देखना होगा कि अगर वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारी चीज़ें तैयार भी रहनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में चीज़ें रहती हैं। तो आज उसी क्रम में हम आगे देखेंगे भारत में जातिगत आंदोलन, यानी जो हमने धार्मिक सुधार आंदोलन देखे थे, अब हमारा जो शुरू होता है भारत में जाति आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो सिर्फ फैक्ट के आधार पर ही आते हैं क्वेश्चन इसमें। जाति आंदोलन, क्योंकि देखो एक बार इन चीज़ों को पढ़ लोगे ना, कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप कितने वन लाइनर किताबें पढ़ लीजिए। कल एक छात्र का कल भी फोन आया था, वो कहता 7-8 साल हो गए पढ़ते पढ़ते और प्रश्न 50-55-60 से ऊपर नहीं बढ़ रहा हूँ, और खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि सर मेरी गलती ये रही कि मैंने हमेशा वन लाइनर ही पढ़ा, कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं थोड़ा डीप पढ़ लूँ, थोड़ा समझ के पढ़ लूँ, कोशिश ही नहीं की। अब उसका परिणाम जो है आज नकारात्मक रूप से उनकी ज़िंदगी में हावी हुआ है। उनके एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहे, और एग्ज़ाम ना निकल पाना यानी कहीं ना कहीं इतने सालों के बाद भी अपनी कोई ना कोई गलती है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उस दिशा में जहाँ कमियाँ थी वहाँ वो काम करने की ठान रहे हैं। ठीक है, देखिए जाति आंदोलन के अंदर हमें देखना होगा, जिस प्रकार से हमने बच्चों धार्मिक सुधार आंदोलन देखे। अब आपको पता है धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रिटिश का क्या रोल था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ब्रिटिश अपने वस्तुओं को भारतीय मार्केट तक पहुंचाना चाहती थी। और अगर भारतीयों को अगर अपनी चीज़ों को मतलब भारतीयों पे अगर कब्जा करना है, भारतीय मार्केट हो या भारत के लोगों पे, तो भारत की संस्कृति और धर्म में सुधार करना होगा। क्योंकि अगर आपकी सोच रूढ़िवादी है, आप बहुत परंपरागत सोच रखते हैं, तो फिर आपके अंदर बहुत बाहरी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके जो धार्मिक मुद्दे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे हैं, उस पर हस्तक्षेप करके उसको ब्रिटिश अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यानी ब्रिटिश ने उस चीज को अपने अकॉर्डिंग क्या किया, परिभाषित किया। तो कहीं ना कहीं आपने देखा इसमें क्या क्या चीजें हुई, एग्जैक्टली वही हुआ। जाति आंदोलन में बच्चों यही चीजें देखने को मिलती है, यानी जाति व्यवस्था को कमजोर। सबसे पहले जो भारत में जाति व्यवस्था थी, जो एक जात से दूसरे जात में जो लोगों पे मतलब जो भावनाएं थी एक जात की दूसरे जात के प्रति, या कोई जाति क्या अपने आप में सोचती है, वो जातिगत जो रोल था भारत के समाज में उसको कमजोर करना था। ब्रिटिश जानते थे अगर भारतीयों पर अगर क्या करना है, अधिकार करना है, तो कहीं ना कहीं इनके धार्मिक, सांस्कृतिक, जातिगत मामले को कमजोर करना होगा। और कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखो जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक, यानी कौन से फैक्टर थे जिसने जाति व्यवस्था को कमजोर किया। ठीक है, जब जाति व्यवस्था कमजोर होगी तभी तो सुधार होगा ना। जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक, जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसने जाति व्यवस्था को कमजोर किया, यानी वीक किया। क्योंकि अगर सुधार कर रहे हो जातिगत आंदोलन, जो परंपरागत है, जो रूढ़िवादी है, जो जात जो है भारत में, वो जो सामाजिक जो चीजें बनी हुई उसको वीक करोगे, कमजोर करोगे। जब जाति व्यवस्था, जब सभी को एक समान मानने लगोगे, एक जात दूसरे जात की रिस्पेक्ट करने लगेगी, या कुछ भी चीजें हो, तो ब्रिटिश जानते थे अगर भारत में जाति के आधार पर अगर यहाँ पे लोगों पे रूल करना है, जो परंपरागत जातियां हैं, जो रूढ़िवादी हैं, उनकी जात व्यवस्था को कमजोर करना होगा। अब कमजोर कैसे हुई, देखो कैसे भारत में जाति व्यवस्था कमजोर हुई। पहला, आधुनिक उद्योग और रेलवे, पहला फैक्टर था आधुनिक उद्योग और रेलवे। आधुनिक उद्योग व रेलवे, ठीक है। अब आप कहोगे सर इससे कैसे जाति व्यवस्था कमजोर होगी, इससे कैसे होगी। देखो जब आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ तो लेबर की आवश्यकता थी, यानी श्रम की आवश्यकता थी। अब जब लेबर की आवश्यकता थी तो उद्योगों में हर वर्ग के उद्योग में क्या आए, लेबर काम करने आए। तो
कोई अलग जात का था, कोई अलग जाति का था, तो यहाँ पे आके सब क्या हो गए, घुल मिल गए। जब वो एक जात से दूसरे जात के लोग आपस में आके उद्योगों में काम करने आए, तो एक जात के लोग दूसरे जाति के लोगों से घुल मिल गए, तो अपने आप में जाति व्यवस्था जो थी, जो रूढ़ी जाति व्यवस्था थी, वो कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, क्योंकि फिर जब सब साथ आ जाते हैं तो फिर किसको क्या मतलब रहता है। दूसरा, रेलवे से क्या हुआ, जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुई, सपोज ए सिटी है, बॉम्बे है, वहां से चीजें मद्रास जा रही, तो उस रेलवे में बैठ के कोई ना कोई जाएगा। जब वो रेलवे में बैठ के कोई ना कोई जाएगा तो उसके विचार भी जाएंगे, तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग होना शुरू हुई। शिफ्टिंग होने लगी, कोई शहरों की ओर शिफ्ट हुए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो जातिगत व्यवस्था से ऊपर की वो क्या करने लगे, सोचने लगे, जिसने जाति व्यवस्था को कमजोर किया। ठीक है, दूसरा देखो, बढ़ता हुआ शहरीकरण, यानी जो अर्बनाइजेशन है, बढ़ता शहरीकरण। ठीक है, अर्बनाइजेशन हमेशा क्या करता है बच्चों, जाति व्यवस्था को कमजोर करता है। कैसे करता है, आपने खुद देखा होगा, आप अपने गांव में देखो, गांव वगैरह से आप लोग, अभी भी वहां जाति व्यवस्था चलती है, अभी भी वहां बहुत ज्यादा क्या है, एक जाति के प्रति दूसरे जाति के प्रति इस प्रकार की अलग अलग दुर्भावनाएं व्यक्त होती हैं। लेकिन शहरों में किसको कुछ मतलब नहीं रहता। आपने कभी जब शहरों में जाते हैं, जब अर्बन इलाके में जाते हैं, कभी आपने पूछा तेरी जात क्या है, तू कहां से है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, उसमें जब जातिगत आधार पर अगर आप देखोगे, वहां हर वर्ग का आदमी बसा है, आपको किसी को कोई मतलब नहीं रहता। तो जब सब घुल मिल गए, तो जो परंपरागत जाति व्यवस्था थी, जो जातिगत मामले थे, वो क्या होने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं। तो इसने भी क्या किया, जाति व्यवस्था को कमजोर किया। ठीक है, अगला लिखो, आधुनिक रूप से वाणिज्य यानी व्यापार। एक जगह से दूसरी जगह जब व्यापार होने लगा, यानी मॉडर्न जो अपने आप में ट्रेड था, इसने भी जाति व्यवस्था को क्या किया, कमजोर किया। क्योंकि व्यापारिक मामले में अलग अलग लोग थे, जाति व्यवस्था से ऊपर सोचने लगे, लोगों ने, किसी ने दुकानें खोली, लोगों ने कोई दूसरा व्यापार किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हुए, तो मॉडर्न तरीके से जो वाणिज्य हुआ, उसने भी जाति व्यवस्था को कमजोर किया। ठीक है, अगला लिखो, जमीन की मुक्त बिक्री। पहले जमीन क्या होते थे, अब जमीन की मुक्त बिक्री शुरू होने लगी, यानी कोई भी जमीन खरीद सकता था, कोई भी कहीं जाके बस सकता था। तो जब जमीन की मुक्त बिक्री शुरू हुई, तो इसने भी अपने आप में क्या कर दिया बच्चों, जाति व्यवस्था को कमजोर किया। ठीक है, इसके बाद देखो, प्रशासन में कानून के समक्ष समानता, यानी जब कानून ने देखा क्योंकि सब समान है, यानी कानून ने जब ये कहा कि कानून के समक्ष सब समान है, तो फिर कहां जाति व्यवस्था। ठीक है, कानून के समक्ष, ये सिर्फ विचार हैं, समक्ष समानता मतलब ये थ्योरेटिकल चीजें हैं कि कैसे ये जातिगत व्यवस्था यहाँ पर कमजोर होने धीरे धीरे शुरू हुई। ठीक है, इसके अलावा नई शिक्षा प्रणाली, जातियों का सामाजिक श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीबद्ध होना। ठीक है, लिखो, एक लिखो, नई शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन ने जन्म लिया, तो शिक्षित लोगों के प्रति इस टाइप की भावना आप लोग कम देखते होंगे। ठीक है, प्रणाली, और इसके अलावा जो एक और चीज चलती है उसको सांस्कृतिकरण बोलते हैं, तो जातियों को सामाजिक श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया। ठीक है, लिखो, इस पॉइंट को समझाता हूं। ठीक है, जातियों को सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया। इसका मतलब क्या है, देखो, सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब कोई जॉब में है, कोई क्या कर रहा है, इस चीज के आधार पे जब प्रतिष्ठित, कि समाज में किस चीज की प्रतिष्ठा होती है, आप व्यवसायी हैं, आप नौकरी में हैं, आपका रहन सहन कैसा, ये सब प्रतिष्ठा वाले विषय होते हैं। तो जब सामाजिक प्रतिष्ठा हुई, तो इसी का फायदा उठा के इन जातियों के नेताओं ने क्या किया, लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर कि आपकी प्रतिष्ठा आपकी होनी चाहिए, आपको उठना होगा, समाज में एक मान सम्मान पाना होगा, इस प्रतिष्ठा की थ्योरी के आधार पे उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। और जातियां क्या होगी, इस प्रतिष्ठा को पाने के चक्कर में जो परंपरागत चीजें थी, जो रूढ़िवादी चीजें थी, वो कमजोर होगी। तो भारत में बेसिकली बच्चों जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले एक कारक हुए। अब जाति व्यवस्था को जब कमजोर धीरे धीरे होने लगी, तो इसी में जातिगत आंदोलन दो रूप में सामने आया। ठीक है, तो जातिगत आंदोलन दो रूप किस किस रूप में सामने आया, एक था संस्कृतिकरण की प्रवृत्तियां, अर्थात जातियों के बीच अपने आप में ये होड़ मचने लगी कि कौन सी, जैसे कोई पुरानी जाति थी, अगर वो अपने समाज में वो जानी जाती थी अपने कल्चर के लिए, या वो क्या कर रही है, उससे श्रेष्ठ खुद को दिखाना, यानी जातिगत आंदोलन दो रूप में भारत में सामने आया। ठीक है, तो लिखो, जातिगत आंदोलन दो रूप में, जातिगत आंदोलन जो था भारत में दो रूप में सामने आया बच्चों। एक को बोला जाता है क्या, संस्कृतिकरण की प्रवृत्तियां। ठीक है, संस्कृति, इसमें खुद ही लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं ये वाला पॉइंट, संस्कृतिकरण की
प्रवृत्तियां। इसके अंदर क्या होता था, इसका क्या मतलब है सीधा सीधा, इसका मतलब है बच्चों जातियों के बीच अपने से परंपरागत रूप से जो श्रेष्ठ जातियां थी उनके रीति रिवाज अपनाकर स्वयं को श्रेष्ठ करना। यानी एक इस प्रकार का आंदोलन भारत में शुरू हुआ जिसमें संस्कृतिकरण की प्रवृत्तियां थी। अर्थात सपोज कोई जाति ए है, ठीक है, आप इसको खुद लिख लेना इस वाले को, और दूसरी जाति बी है, और ये ए जाति जो है ये पहले से बहुत ज्यादा क्या थी, रिच थी, यानी धनवान थी अपनी किस चीज को लेके, संस्कृति प्लस रीति रिवाज को लेके, ठीक है। कोई परंपरागत जनजाति थी जो अपनी संस्कृति और रीति रिवाज हेतु क्या थी, बहुत प्रसिद्ध थी। इसी संस्कृति और रीति रिवाज को इसने अपनाया और इनके बीच होड़ मच गई कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं। एक तो इस रूप में भारत में क्या दिखता है, जातिगत आंदोलन दिखते हैं। अर्थात परंपरागत रूप से अपने, इसमें लिखो, परंपरागत रूप से अपने से श्रेष्ठ जातियों की संस्कृति और रीति रिवाज को अपनाकर आगे बढ़ने की होड़, पहला तो इस रूप में दिखता है। दूसरा, जो परंपरागत रीति रिवाज व वर्ण व्यवस्था है उसमें मूल्य पर क्या कर दिया, चोट कर दिया। दूसरा, जातिगत आंदोलन भारत में जो फेमस हुआ था, जो परंपरागत और रूढ़िवादिता थी उसके मूल्यों पे चोट की गई, ठीक है। या लिखो परंपरागत व रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब जो बहुत ज्यादा वो होते हैं, क्या मतलब अपने आप में एक प्रकार से कठोर होते हैं, अपनी चीजों को मान्यता रखते हैं, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं, एक प्रकार से अंधविश्वासी भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। परंपरागत व रूढ़िवादिता एवं वर्ण व्यवस्था पर चोट। वर्ण व्यवस्था अभी तक पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे जितना मैंने पढ़ा रखा अब आएगा जो पेपर में इस रूप में, और हमने इसी रूप में भारत में क्या पढ़ना है, जातिगत आंदोलन पढ़ना है। इसी क्रम में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो ये सबसे आगे चीज है इसमें सबसे पहला देखेंगे ज्योतिबा फूले व सत्यशोधक समाज, ठीक है। इस रूप में जब भारत में आंदोलन शुरू होने लगे तो पहला पॉइंट लिखो ज्योतिबा फूले व सत्यशोधक समाज, ठीक है। पहला लिखो आप लोग क्या, ज्योतिबा फूले व सत्यशोधक समाज। अगर क्वेश्चन ये पूछता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये जो बच्चों सत्यशोधक समाज था बेसिकली ये महाराष्ट्र में जन्मा था और ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का पहला बिगुल इसी ने फूका था, ठीक है। ये सत्यशोधक समाज जो था ये कहाँ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका बेसिकली काम क्या था, ब्राह्मण नीतियों का, यानी ब्राह्मण जो शास्त्र थे जो उन लोगों ने बनाए थे, अर्थात ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का पहला बिगुल इसी ने फूका था, ठीक है। देखो ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का पहला बिगुल, यानी इसने शुरुआत की थी इस समाज ने। अर्थात ब्राह्मणों ने जो अपने परंपरागत रूप से जो शास्त्र बनाए हैं और अपने तरीके से उसकी जो व्याख्या की थी उसके विरोध में सामाजिक सुधार, जातिगत सुधार, जातियों को उनका हक दिलाने हेतु पहला जो प्रयास किया गया था महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य काम क्या था, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का पहला बिगुल फूका था। अर्थात जो निम्न जातियां थी, अर्थात जो अपने आप में दलित वर्ग था या जो हरिजन वर्ग था, उनको उनका हक दिलाना था, या जो पिछड़े लोग थे जिनको सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं थी, जिनको मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं था, जिनको सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक स्थानों में जाने नहीं दिया जाता था, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई थी इस समाज ने। और महाराष्ट्र में ये क्या किया गया था, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा बच्चों गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है गुलामगिरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो अपने आप में किसका आंसर होगा, ज्योतिबा फुले 1872 में इनके द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई। और ब्राह्मणों के शास्त्रों, यानी ब्राह्मणों के अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जाति की रक्षा करने के लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। लिखो ब्राह्मणों के अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जाति की रक्षा इन्होंने की थी, ठीक है। निम्न जाति की रक्षा, अवसरवादी शास्त्र मतलब ब्राह्मणों के द्वारा
जो शास्त्र की रचना की गई थी पहले वैदिक समय से या कहीं भी, उसको अपनी तरीके से व्याख्या करना उनका, ठीक है। अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जाति की रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, सत्यशोधक समाज के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई थी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें जो था ये अभिजात समूह, यानी दो रूप में अपने आप में इन्होंने काम किया। एक तो ये जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति है, यानी अपने आप में जो एक प्रकार से कह सकते हो कि जो अभिजात वर्ग है, जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ वर्ग है, उस अभिजात समूह पर आधारित जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी, या सच्चा जन आधारित उग्र परिवर्तनवाद, यानी इसमें आंदोलन जो था बच्चों दो रूप में आया था। एक तो अभिजात वर्ग था, एक ऐसा वर्ग जो थोड़ा सा उठा हुआ वर्ग था, उसकी जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी यानी संस्कृतिकरण, यानी इसमें ऐसा नहीं कि अपने आप में, मतलब ये कह सकते हो आपकी, मैंने अभी बताया ना भारत में आंदोलन दो रूप में आया, एक तो संस्कृतिकरण के रूप में, तो इसमें भी दो तरीके से आंदोलन चला था। एक तो संस्कृतिकरण, ठीक है। संस्कृतिकरण का मतलब बताया था मैंने, जो परंपरा के कुछ लोग थे जो अपने पुराने मूल्यों को श्रेष्ठ अपनाकर उसको और श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, एक तो। और दूसरा ये मूवमेंट जो हुआ था, ये जो मतलब अपने आप में सुधार हुए थे, इसमें कई लोगों द्वारा सच्चा जन आधारित उग्र परिवर्तनवाद, स्वयं लोगों ने आए सामने और उन्होंने इसमें चेंज की मांग की जो समाज में चल रहा है, ठीक है। सच्चा जन आधारित उग्र परिवर्तनवाद, इसका मतलब क्या हुआ, खुद ही चेंज चाहते थे, परिवर्तनवाद जो समाज में चल रहा है उसमें परिवर्तनवाद, यानी खुद ही लोग उसमें जुड़े कि हमें ये चीज पसंद नहीं है। और कुछ लोग ऐसे थे जो संस्कृतिकरण को बल देते थे। इस आधार पर क्या हुआ था, ज्योतिबा फूले का सत्य समाज काट करने का, ठीक है। इन्होंने सत्यशोधक समाज ने बच्चों एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था दीन मित्र, जो कि मुकुंदराव पाटिल के द्वारा महाराष्ट्र में निकाला गया था, ठीक है। लिखो दीन मित्र पत्रिका। अब क्वेश्चन पूछेगा कभी कि दीन मित्र पत्रिका या किसके द्वारा मतलब निकाली गई थी, तब आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए क्या, दीन मित्र अपने आप में सत्यशोधक समाज की क्या थी, पत्रिका थी, ठीक है। तो दीन मित्र पत्र 1910 में लिखो मुकुंदराव पाटिल के द्वारा, ठीक है। दीन मित्र पत्र 1910 में मुकुंदराव पाटिल के द्वारा, पाटिल के द्वारा क्या किया गया था बच्चों, दीन मित्र नामक अपने आप में समाचार पत्र को निकाला गया था, ठीक है। दीन मित्र पाटिल के द्वारा कर दो। अब इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया, किसके, दीन मित्र पत्र के माध्यम से। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग जब जाते थे, ये क्या करते थे, वहां संदेश पहुंचाने के लिए पारंपरिक लोक नाट्य व तमाशे का भी अपने ढंग से प्रयोग करते थे, ठीक है। देखो ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता हेतु पारंपरिक लोकनाट्य प्लस तमाशा, ठीक है। तमाशा मतलब तमाशा करना नहीं है, तमाशा महाराष्ट्र का एक वो है अपने आप में, ठीक है। तमाशा इसको ये इनके माध्यम से लोगों में क्या करते थे, जागरूकता फैलाते थे, ठीक है। कौन थे, ज्योतिबा फूले। दूसरे आए बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर जी जो कि संविधान के निर्माता अपने आप में के रूप में जाने जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। समाज में जो महार जाति है उसके कल्याण के लिए या समाज के निम्न वर्ग को जो परंपरागत रूप से दबाया गया है उनको उठाने के लिए जिसको जाना जाता है, अपने आप में किनको जाना जाता था, BR अंबेडकर जी को, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो ये जो अछूत महारों ने 1920 के दशक में, अब जो एक महार जाति थी, ठीक है, क्या थी, महार जाति से संबंधित थे, किससे थे, महार जाति से। तो इन महार जाति के अंदर जिनको उस समय अछूत समझाता था उन्हीं के पहले स्नातक थे, महार जाति के पहले स्नातक यानी ग्रेजुएट व्यक्ति जो थे वो कौन थे, स्नातक।
अपने आप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो महार जाति के जो पहले स्नातक थे उन इस जाति ने अम्बेडकर जी को अपना क्या समझा, मसीहा समझना शुरू किया, अपना हीरो समझना शुरू किया, क्योंकि अम्बेडकर जी ने इनके लिए क्या करना शुरू कर दिया था, आवाज उठाना शुरू कर दिया था। और इनकी जो बेसिक मांग थी वो एक अलग सा प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन देना, इसके अलावा तालाबों का उपयोग, मंदिर में प्रयोग, ठीक है, ये सब चीजें थी। ठीक है, तो लिखो मांग क्या थी महार जाति की, अलग प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग, कुएं तालाब जो भी हैं, सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग, ब्रैकेट में लिख देना, कुएं तालाब मंदिर आदि। ठीक है, ये इसके अलावा आर्थिक उत्थान, आर्थिक उत्थान बेसिकली इन लोगों की मांग थी। इसी क्रम में अंबेडकर जी ने क्या किया, इन लोगों के लिए, महार जाति के लिए, महाराष्ट्र की जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ी जाति मानी जाती थी उस समय, उनके लिए आवाज उठाई और इन मांगों का प्रयोग किया। तो महार जाति ने भीमराव अंबेडकर जी को अपना क्या मानना शुरू किया, मसीहा मानना शुरू किया। इसी क्रम में 1927 में पहला महार राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, लिखो 1927 में प्रथम महार राजनीतिक सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन यानी महार जाति का जो पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1900 का हुआ था, 27 में हुआ था। ठीक है, यहीं पे जो महार जाति थी बच्चों, इन्हीं के लिए इन्होंने एक हितकारिणी सभा बंबई में इसका गठन किया था। ठीक है, लिखो हितकारिणी सभा, गठन कहाँ किया था, बंबई में किया गया था, संभवतः 1929 के आसपास है। ठीक है, इसको चेक कर लेना, इसको स्टार लगा के चेक लिख लो कि हितकारिणी सभा का गठन अंबेडकर जी द्वारा कब किया गया था, इसको चेक करना है आप लोगों ने। ठीक है, चेक करोगे आप लोग। इसके बाद देखिए बच्चों, अंबेडकर जी की कुछ मतलब प्रसिद्धियां थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, लिखो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, इसके अलावा पहले विधि मंत्री और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, लिखो प्लस पहले विधि मंत्री, भारत के पहले जो कानून मंत्री जाने जाते हैं वो कौन थे, अम्बेडकर जी, पहले विधि मंत्री प्लस प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के, क्योंकि अम्बेडकर जी के बारे में जो संविधान वाला पोर्शन है वहां पे भी पढ़ाया जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ध्यान रखना कॉन्सेप्ट पे, ये गांधी जी की आलोचना बहुत करते थे, यानी कहीं ना कहीं गांधी जी और अंबेडकर जी की आपस में बहुत ज्यादा विचारधारा के रूप में बन नहीं पाती थी, क्योंकि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की जो दलितों के प्रति जो नीतियां थी वो दोनों में थोड़ा सा इनके बीच आपस में मतभेद रहता था। तो नोट करके लिखो, कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, नोट करके लिखो, इसमें ऐसे लिख दो कि अंबेडकर द्वारा गांधी जी की आलोचना भी की गई। ठीक है, अंबेडकर जी द्वारा गांधी जी की आलोचना, द्वारा गांधी जी की आलोचना, की आलोचना। ठीक है, आलोचना भी की गई और उसमें 2-3 मुद्दे थे बच्चों। क्यों कि पहला देखो, जो अंबेडकर जी कहते थे कि महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया है वो एक राजनीतिक रूप से प्रेरित है, उसमें दलित वर्ग के लिए बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अंबेडकर जी मानते थे कि हमें दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली देनी चाहिए, जबकि महात्मा गांधी पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया था, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तीसरा, अंबेडकर जी कहते थे कि गांधी द्वारा हरिजनों हेतु आर्थिक मांग नहीं की जा रही है, जो दलित वर्ग है उनके आर्थिक कल्याण की मांग नहीं की जा रही है, जबकि अंबेडकर जी कहते थे ऐसा। ठीक है, अब वो तो जो आलोचना थी तो थी, अब क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की मतलब नीतियों की आलोचना की थी, तो डॉक्टर अंबेडकर उसका आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, इनने भी क्या किया था, अखिल भारतीय हरिजन संघ और अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। लिखो महात्मा गांधी के नीचे। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ,
हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1932 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने की थी। और यहीं पे एक अस्पृश्यता विरोधी लीग का भी इन्होंने क्या किया था? गठन किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने। देखो, अस्पृश्यता विरोधी लीग का भी गठन किसने किया था? महात्मा गांधी ने 1932 में। अब लिखना है आपने बच्चों तमिलनाडु क्षेत्र में जातिगत आंदोलन, यानी साउथ में भी क्या जातिगत आंदोलन हुए थे। आज हमारा जातिगत आंदोलन एंड हो जाएगा, ठीक है। लिखो तमिलनाडु क्षेत्र में जातिगत आंदोलन। तमिलनाडु क्षेत्र में जातिगत आंदोलन लिखना है। पहला लिखना है बच्चों आपको नडार महाजन सभा का गठन कब हुआ था? 1910 में, ठीक है। ये साउथ में थी, दक्षिणी तमिलनाडु में। इसका गठन कब हुआ था? 1910 में। इसके अलावा सबसे फेमस जो तमिलनाडु क्षेत्र में था वो था जस्टिस आंदोलन। ये जातिगत आंदोलन था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जस्टिस आंदोलन जो था बच्चों मद्रास में हुआ था और ये लगभग 1915-17 के आसपास से शुरू हुआ था, ठीक है। जस्टिस आंदोलन अगर पूछता है महाराष्ट्र में हुआ था। और ये जस्टिस आंदोलन पहले किस रूप में जाना जाता था? दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। इसका पूर्व रूप क्या था? दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। लिखो दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। इसका क्या था बच्चों? पूर्व रूप था दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ और इसको ही को जस्टिस पार्टी कहा गया था। और इसमें जो थे बच्चों मझोली जातियों द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। लिखो 1915 और 16 में मझोली जातियों द्वारा शुरू। बाकी कॉन्सेप्ट सभी सेम रहेगा, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था वो हर जगह सेम ही अपने आप में रहता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो जो जस्टिस आंदोलन था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी श्री पी त्यागराज और डॉक्टर टी.एस. नैयर द्वारा, ठीक है। तो जस्टिस आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा लो, शुरू किसके द्वारा किए गए थे जस्टिस आंदोलन। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। गूगल वगैरह सर्च करके चेक कर लेना। अब देखो यहीं पर दक्षिण भारत में एक बहुत फेमस आंदोलन चला था आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर ने किया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जातिगत आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन। इंपोर्टेंट कर देना इसको, आत्मसम्मान आंदोलन। इसको किसने किया था? ई.वी. स्वामी नायकर ने, ठीक है। ई.वी. रामास्वामी नायकर ने, ई.वी. रामास्वामी नायकर ने इनकी को क्या कहा था? पेरियार। ये आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? साउथ में पूछेगा तो इसका आंसर आपका पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नायर सर्विस सोसाइटी भी बनी थी रामकृष्ण पिल्लई व मनमथ पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा, ठीक है। तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है। अगला लिखो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है। इसकी गठन किया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने, और उन्होंने ही एक नारा दिया था, एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था, ठीक है। यानी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का गठन किया था श्री नारायण गुरु ने। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। तो एक नारा इनका बहुत फेमस था, पूछा जा चुका है पहले, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। वो एक ईश्वर का इन्होंने क्या दिया था? नारा दिया था। किसने? अपने आप में नारायण धर्म परिपालन, यानी श्री नारायण गुरु ने। ये थे बच्चों आपको भारत में जातिगत आंदोलन, ठीक है। तो जातिगत आंदोलन में से आपको इतना ही देखना है फिलहाल। हम लोगों का ये जातिगत धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन अब एंड हो गया है। नेक्स्ट टाइम अगली सेशन में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस के साथ मिलेंगे, किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सही से रिवाइज कर लेना। 2-3-4 क्लासेस लगी तो आपकी सारी चीजें इसमें डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको इससे बाहर पूछता भी नहीं एग्जाम में। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।